नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों ने भारतीय नदी तंत्र के संदर्भ में सारे डायग्राम को लैंग्वेज देते हुए समझा, जहां पे हम लोग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके साथ में हमने कुछ पूर्वी घाट की नदियों के बारे में जाना। उसमें हमारा एक सेगमेंट और बाकी है, जो कि है कावेरी नदी। कावेरी नदी को समझ लेने के उपरांत हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत के क्षेत्र से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। उसके बाद जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र माना जा रहा है। अब वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके साथ में आपने माउंटेन टॉपिक में एक सेगमेंट कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने सह्याद्री यानी पश्चिमी सह्याद्री के बारे में जाना था। कोंकण तट, मालाबार तट है ना, उत्तरी सह्याद्री, सेंट्रल सह्याद्री, इन सब सेगमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसी को रिवाइज होते हुए वो ऑटोमेटिकली रिवाइज होगा और वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग देख पाएंगे। आप लोग एक काम जरूर किया कीजिए कि जो टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हैं उसके साथ में जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं या जो भी बुक आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि इस लेक्चर के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिएगा कावेरी नदी। इसी को हम लोग अब शुरू करने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको उसका लैंग्वेज देते हुए आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक में एक पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है ना। कर्नाटक में एक पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है और यहाँ से कर्नाटक से ये नदी बहते हुए आगे की ओर प्रवाहित हो जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं कावेरी नदी की। ठीक है, कावेरी नदी, अब आप एक चीज़ जान पाए कि कर्नाटक से प्रभावित हो रही है और तमिलनाडु की तरफ मूव होते हुए फाइनली अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा दे रही है। ठीक है, तो इसमें आप एक एक करके पॉइंट नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि कावेरी नदी का स्रोत कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है या ब्रह्मगिरी पर्वत से नदी निकलती है। और ब्रह्मगिरी पर्वत का संबंध कुर्ग पठार से है। ब्रह्मगिरी पर्वत का संबंध कुर्ग पठार से है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पठारी क्षेत्र में ये ब्रह्मगिरी है। कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग, है ना। तो यहाँ से ये नदी निकल रही है। एक एक पॉइंट समझिएगा क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि कावेरी नदी कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है। और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र को मेंशन कीजिएगा, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र को मलनाद कहते हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र को मलनाद कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे। और पूर्वी क्षेत्र को, कर्नाटक में जो उसका पश्चिमी क्षेत्र है उसको मलनाद के नाम से जाना जा रहा है और इसके पूर्वी क्षेत्र को मैदान और उत्तर में बेंगलोर का पठार। इसके उत्तर में बेंगलोर का पठार है या बेंगलुरु का पठार। इसके उत्तर में बेंगलुरु का पठार और दक्षिण में मैसूर का पठार अवस्थित है। देखिए, हम इतना डिटेलिंग में क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि गाइज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रश्नों का जो नेचर है, एक तो है MCQ फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन में से अपना आंसर चूज़ किया। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन है, जहाँ पे आप ऑप्शन देख पाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या सभी। तो उस तरीके के प्रश्नों का आंसर करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2018 से यूपी पीसीएस का जो सेगमेंट है वो लगभग यूपीएससी के समकक्ष हो गया है, बिल्कुल समरूप हो गया है
है ना। तो हमें सारी चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। तो आप लोग जान पाए कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कुर्ग पठार से ये नदी निकलती है, कावेरी नदी, और कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कर्नाटक के पश्चिम के क्षेत्र को मलनाड, पूर्व के क्षेत्र को कर्नाटक का मैदान, उत्तर के क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार और दक्षिण के क्षेत्र को मैसूर का पठार, यानी इसके क्षेत्र में ये अवस्थित हैं। जान पाए यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद आप मेंशन कीजिएगा कि यह मैसूर के पठारी क्षेत्र से तमिलनाडु में आती है, यानी मैसूर के पठारी क्षेत्र से होते हुए तमिलनाडु में आती है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा। अब लिखिएगा, अब देखिए मैसूर का पठार है तो जाहिर सी बात है ऊंचाई अधिक होगी, तो ये ऊंचाई से गिरती है यहाँ पे, है ना। फिर लिखिएगा इसी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पे बना हुआ है, तो आप मेंशन कर लेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पे बना हुआ है, कावेरी नदी पे। कई बार ये प्रश्न आता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना है, तो कावेरी नदी पे बना है, क्योंकि मैसूर के पठार से जब ये ऊंचाई से गिरती है तो वहाँ पे इस जलप्रपात का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद मेंशन कीजिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, यानी जो इसके पूर्व का हिस्सा जो मैदानी एरिया है वहाँ पे ये नदी कावेरी नदी प्रवेश कर जाती है। फिर मेंशन कीजिएगा आप लोग कि कावेरी नदी तमिलनाडु में जाकर अंततः डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में जाकर अंततः डेल्टा बनाती है। अच्छा, हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो कि डेल्टा आखिरकार कहते हैं किसको हैं। तो एक चीज़ ज़रा ये समझिए कि जो नदी अपने साथ अवसादों को लेके समाप्त होती है, यानी अवसादों को लेते हुए जा रही है और पंजानुमा आकृति बनाती है, उसी को डेल्टा के नाम से जाना जा रहा है। और जो नदियाँ सीधा समुद्र में गिर जाती हैं, सीधा समुद्र में मिल गई, कोई डेल्टा नहीं बना। क्यों? क्योंकि ऊंचाई इतनी अधिक है कि अवसादों को ले ही नहीं आ पा रही हैं, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा, वहाँ बनेगा ज्वार नद, जिसको बोलते हैं एस्चुरी। ज्वार नद जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एस्चुरी। ठीक है जी। तो आपको पता लग गया डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं। अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डेल्टाई मैदान में, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे डेल्टाई मैदान में तंजावुर, डेल्टाई मैदान में तंजावुर स्थित है, तंजावुर स्थित है इसी डेल्टाई तमिलनाडु में, जिसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, जिसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आपके सामने ये पूछा जा सकता है कि राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु के नाम से किसको जाना जाता है, तो तंजावुर किस क्षेत्र में पड़ रहा है, ये कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग मेंशन करें कि अब देखिए एक चीज़ ज़रा यहाँ पे समझिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे केरल है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से एंटर होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ से जा रहा है तो यानी इसके पूर्वी, इस नदी के पूर्वी हिस्से में यहाँ से जल प्राप्त हो रहा है। और जब लौटता हुआ मानसून आ रहा है, तो जब लौटता हुआ मानसून आ रहा है तो इससे जल किसको प्राप्त होगा, यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में इधर से जल प्राप्त होगा। ये दो पॉइंट समझ पाए। इसमें मेंशन कीजिएगा आप लोग कि कावेरी नदी का वह अपवाह क्षेत्र, कावेरी नदी का वह अपवाह क्षेत्र जिसका संबंध तमिलनाडु से है, जिसका संबंध तमिलनाडु से है, उसे शीत ऋतु के समय, उसे शीत ऋतु के समय, शीत ऋतु के समय लौटते हुए मानसून पवन के द्वारा वर्षा के जल के रूप में प्राप्ति होती है। ठीक है। तो यानी तमिलनाडु के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन से मानसून से जल प्राप्त होगा, तो लौटते हुए मानसून से। पहला पॉइंट क्लियर। फिर मेंशन कीजिएगा कि कावेरी नदी का वह अपवाह क्षेत्र जिसका संबंध कर्नाटक से है, जिसका संबंध कर्नाटक से है, उसे ग्रीष्म ऋतु के समय, उसे ग्रीष्म ऋतु के समय, उसे ग्रीष्म ऋतु के समय अरब सागर से प्रवेश करने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा के जल से प्राप्ति होती है। दो पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पे
कि भाई तमिलनाडु को कहाँ से जल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे पर्वत तो है नहीं, पठारी क्षेत्र है सारा, है ना। अब जैसे आपने हिमालय रीजन में पढ़ा तो वहाँ पे सदाबहानी नदियाँ हैं, हमेशा जल वहाँ पे अवेलेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्षा के जल पे आधारित है। तो जो कर्नाटक वाला रीजन है, गर्मियों के समय अरब सागर से जो लौटता हुआ मानसून आ रहा है उससे जल प्राप्त हो रहा है, और जो तमिलनाडु का रीजन है, सर्दियों के समय जो लौटता हुआ मानसून है वहाँ से जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जो आपका पूछा गया उसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग कि कावेरी नदी पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात, कावेरी नदी पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, दक्कन पठार में प्रवाहित होती है और 3 द्वीपों का निर्माण करती है। ये 3 द्वीप इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नहीं है, एक प्रश्न ऐसे पूछा गया कौन से द्वीपों से होते हुए जाती है। तो 3 द्वीप का निर्माण करती है। पहले द्वीप का नाम लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम, पहले द्वीप का नाम लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम। दूसरे द्वीप का नाम मेंशन कीजिएगा इसमें शिवसमुद्रम, शिवसमुद्रम। और तीसरा द्वीप आप लोग इसमें मेंशन कीजिएगा श्रीरंग। ठीक है जी। तो ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है जब ये पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की तरफ आती है। तो ये 3 द्वीप यहाँ पे बनते हैं कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, अभी तो आप 2 ही लोकेशन जान पाए, लेकिन इसका कुछ हिस्सा केरल में भी टच होता है। तो एक पॉइंट और बना के मेंशन कीजिएगा आप लोग कि कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कर्नाटक तो उम्मीद करते हैं आप भूलिएगा नहीं, है ना। कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बाद आगे ये तमिलनाडु में प्रवाहित हो जाती है। ये तो 3 राज्य हो गए, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन से यूनियन टेरिटरी से होते हुए कावेरी नदी जाती है, तो ध्यान रखिएगा पुदुचेरी, एक मेंशन कर लेंगे यूनियन टेरिटरी के रूप में पुदुचेरी। ठीक है जी। तो ये कुछ इसके बेसिक डायमेंशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके संदर्भ में हम लोग बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, तो आपका ये कावेरी नदी वाला सेगमेंट समाप्त हो जाएगा। इसके संदर्भ में इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कावेरी नदी के दाएं तट से आके कौन सी नदी मिल रही है, तो सबसे पहले लक्ष्मण तीर्था यहाँ से आके मिलती है, लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था जब यहाँ पे आके मिलती है तो यहाँ पे एक लेक का निर्माण हुआ है। उस लेक का नाम कई बार परीक्षा में आया है, उस लेक का नाम लिख लेंगे कृष्णराज सागर लेक। कृष्णराज सागर लेक, ठीक है जी। तो कृष्णराज सागर लेक कौन सी नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। कृष्णराज सागर लेक में कौन सी नदी आके मिल रही है सहायक नदी कावेरी नदी की? तो लक्ष्मण तीर्था। उसके बाद मेंशन कीजिएगा कबानी, अगली नदी जो है यहाँ पे मिलती है वो है कबानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैसूर के पठार में एक नदी आके मिल जाती है जिसको बोलते हैं भवानी, कवानी भवानी, ठीक है। ये क्रम भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अमरावती, उसके बाद आगे यहाँ पे मूव होती है अमरावती, अमरावती नदी आके इससे मिल जाती है। उसके बाद ये तो हो गई, देखिए ये हो गई दाहिने तट से आके मिलने वाली कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, जिसमें लक्ष्मण तीर्था, कवानी, भवानी, अमरावती सहायक नदियाँ हैं। और इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी है अमरावती। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है इसमें अमरावती।
क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाएं तट से आके मिलने वाली दो नदियों के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके बाएं तट से बात करें तो हेमावती है, एक नदी यहाँ से आके मिल रही है हेमावती, ठीक है। उसके बाद एक नदी और है जो हेमावती के बाद आके मिलती है, लोपापूर्वी, लोपापूर्वी, ये नदी भी कावेरी नदी से आगे मिल रही है। और भी कई सारी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जानना है। आप लोग जब करंट अफेयर सेगमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो भी नदी आपके नोट्स के अलावा अगर कोई नदी आपको दिखी है तो उसको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश चर्चा में है। बट एक जो कोर एरिया है रिवर्स का, वो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अधिकांश प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और कोई नदी अगर चर्चा में आ गई तो वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत रेंज से। और एक छोटा सा डायग्राम मैं और क्रिएट कर रहा हूँ जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इनका क्रम जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने बात करी महानंदा नदी, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी स्वर्ण रेखा। सबसे पहले हम लोगों ने स्वर्ण रेखा की बात करी थी। महानंदा तो आपने हिमालय रीजन में पढ़ा था। उसके बाद महानदी के जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहीं ना कहीं त्रिम्बक पठार से आ रही है, गोदावरी नदी के ठीक नीचे हम लोग मूव होते हैं तो कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से आ रही है, कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से आ रही है और ये त्रिम्बक के पठार से आ रही है, गोदावरी नदी, है ना। अब उसके बाद कृष्णा नदी के बाद हमने बात करी कावेरी नदी। इन नदियों का क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ लिया जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ लिया जाए। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। क्लियर यहाँ तक? कावेरी नदी अभी आपने पढ़ा है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक के रीजन से, कुर्ग पठार से, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अब जरा एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जो ये वाला रीजन आप लोग देख पाते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा है अरावली का पर्वत, है ना। अरावली पर्वत के बारे में आप लोग परिचित हैं, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, अरावली पर्वत, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि जो अरावली पर्वत है, ये जो राजस्थान का मैदान है, जो गंगा का मैदान है, यानी राजस्थान के जो नदी तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र है, और जो गंगा नदी अपवाह तंत्र है, उन दोनों को जल विभाजक का काम करता है। कौन? अरावली पर्वत। तो पहला पॉइंट इसमें बना के आप मेंशन कीजिएगा कि अरावली पर्वत पश्चिम भारत का एक मुख्य जल विभाजक है, कि अरावली पर्वत पश्चिम भारत का एक मुख्य जल विभाजक है, एक मुख्य जल विभाजक है। कौन? अरावली पर्वत। उसमें लिखिएगा क्योंकि यह राजस्थान के मैदान को और गंगा के अपवाह क्षेत्र को अलग करता है। राजस्थान के मैदान को और गंगा के अपवाह क्षेत्र को अलग करता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद अरावली पर्वत क्षेत्र से ही राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान में एक क्षेत्र है मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ हिल से दो नदियां निकलती हैं। मेवाड़ हिल से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है साबर और एक का नाम है हतमती।
और यही नदी जब मिल जाती है तो ये कहलाती है साबरमती। ये नदी कहलाती है साबरमती, है ना, साबरमती। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, हालांकि इसका लोकेशन कुछ यहाँ पे, आप लोग इसको अपडेट करेंगे। इसमें लिखिएगा आप एक पॉइंट कि अरावली पर्वत से ही राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के मेवाड़ हिल से 2 नदियाँ निकलती हैं, साबर और हथमती। साबर और हथमती, है ना। इन दोनों के मिलने के बाद साबरमती कहलाती है। इन दोनों के मिलने के बाद यह साबरमती नदी कहलाती है ना। और साबरमती नदी गांधीनगर अहमदाबाद से होते हुए, साबरमती नदी गांधीनगर और अहमदाबाद से होते हुए, आप लिखिएगा इसको, गांधीनगर और अहमदाबाद से होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो इधर वाला रीजन आप देख पाते हैं वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती का पॉइंट क्लियर कि साबर और हथमती 2 नदियां हैं जो मेवाड़ हिल से निकल रही हैं। और देखिए उद्गम तो इसका राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात के गांधीनगर अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में जो इस नदी का अपवाद क्षेत्र है, आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खनिज तेल उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो गांधीनगर ये वाला जो रीजन है, ये खनिज तेल उत्पादन के लिए, जब हम लोग खनिज टॉपिक, संसाधन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। खनिज संसाधन उत्पादन केंद्र, खनिज संसाधन उत्पादन केंद्र, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंशन कीजिएगा कि साबरमती नदी निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन गुजरात के मैदान से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना, खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर मेंशन कीजिएगा इस नदी बेसिन के क्षेत्र में कई सारे खनिज तेल उत्पादन के केंद्र पाए जाते हैं। कई सारे खनिज तेल उत्पादन के केंद्र पाए जाते हैं। और गुजरात मैदान का यह क्षेत्र खनिज तेल भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। और इस तरीके से साबरमती गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है। साबरमती गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्लियर हुआ साबरमती नदी के संदर्भ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बोला है वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब साबरमती नदी, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। देखिए आपने अरावली रीजन जान लिया। अरावली रीजन से साबरमती नदी आ रही है, राजस्थान के मेवाड़ हिल से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और अरावली नदी के दक्षिण में विंध्यन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। आप मैप में देखिएगा, इसको मार्क कीजिएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब आप इसमें एक पॉइंट लिखे हैं कि साबरमती के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की ओर आने पर विंध्यन पर्वत क्षेत्र, जो कि एमपी में पड़ता है, विंध्यन पर्वत क्षेत्र जिसका संबंध एमपी से है, विंध्यन पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। माही नदी का अपवाह क्षेत्र। तो यानी यहाँ से आप देखिए, अगर ये कर्क रेखा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर ये कर्क रेखा है कमेंट करके बताइएगा कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में आता है। तो देखें कौन गलत कर रहा है, बताइएगा एक बार। तो जो माही नदी है वो विंध्यन पर्वत से निकलती है कुछ इस तरीके से और ऐसे बहते हुए फाइनली इस तरफ आ जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा। तो आपने लिखा कि विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली माही नदी का अपवाह क्षेत्र है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पॉइंट स्टार डाल के नोट कर लीजिएगा। फिर लिखिएगा विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद गुजरात के मैदान से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो आपको पता लग गया साबरमती और माही नदी, ये दोनों खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि साबरमती नदी और माही नदी, ये दोनों नदियाँ जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती।
ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये पहले एक बार क्लास को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जब क्लास को आप लोग समझ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलिएगा, सारे प्रश्न आप लोग बना लेंगे, है कि नहीं है। तो लिखेंगे आप लोग साबरमती नदी और माही नदी ये दोनों नदियां मिलकर डेल्टा नहीं बनाती हैं और दोनों का मुहाना ज्वार नद के रूप में नज़र आता है। दोनों का मुहाना ज्वार नद, जिसको एस्चुरी, अभी मैंने बताया आप लोगों को, जिसको एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, ज्वार नद के रूप में नज़र आती हैं, है ना, क्योंकि ऊंचाई से गिर रही हैं। जो आपने अरावली रेंज देखा, उधर से ढाल इधर हो गई एकदम से, तो जब ऊंचाई से गिर रही है तो अवसादों को नहीं ले पाएगी अपने साथ, तो इसके कारण ये ज्वार नद का निर्माण कर रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करेंगे कि माही नदी के बाद दक्षिण में, यानी माही नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के बाद प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो जाती है। अब ज़रा यहाँ पे समझें कि हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इस क्षेत्र में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करें कि विंध्य पर्वत उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का एक मुख्य जल विभाजक है। आपने अरावली पर्वत समझा, जो राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग कर रहा है। विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय भारत से अलग कर रही है, यानी एक जल विभाजक का काम कर रही है कि इधर का जल इधर नहीं आएगा और इधर का जल इधर नहीं जा पा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे मेंशन करें कि यह उत्तर भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। यह उत्तर भारत के नदियों के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हमने माउंटेन टॉपिक में पढ़ा है, ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं। तो विंध्य पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्लियर, ब्लॉक पर्वत का। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस विंध्य पर्वत के दक्षिण की तरफ जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया है। भ्रंश घाटी, यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया है। भ्रंश घाटी मतलब कि ऐसे हिस्सा था और ये ऐसे धंस गया है, यानी नीचे की तरफ एक घाटी का निर्माण हो गया, भ्रंश घाटी बन गई है। अब इसमें लिखिएगा कि इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र अपवाहित होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से पर्वत से निकलती है। अमरकंटक से निकलते हुए नर्मदा नदी इसी भ्रंश घाटी से होते हुए फाइनली अरब सागर में, अरब सागर के खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो एक चीज़ आपको पता लगी, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से निकलती है, पश्चिम में बहती है। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और यह अमरकंटक से निकलती है जो एमपी के सादौल डिस्ट्रिक्ट में है। यह अमरकंटक से निकलती है जो एमपी के सादौल डिस्ट्रिक्ट में है। सादौल जिला है, वहाँ पे ये है। ये प्रश्न पूछा गया भैया कहाँ से निकल रही है ना। अब ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक, सिंपल प्रश्न है, पूछा भी जाता है। लेकिन अमरकंटक कहाँ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एमपी में सादौल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद मेंशन कीजिएगा कि गुजरात से होते हुए ये यहाँ से निकली और गुजरात से होते हुए यानी खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में जाके ये अपना जल गिरा दे रही है और यहाँ पे ये कई द्वीपों का निर्माण कर रही है। नर्मदा नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, सारे द्वीप नहीं जानने हैं। एक द्वीप का नाम ध्यान रखेंगे, आलिया बेट। क्या नाम है? आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट।
आलिया बेट द्वीप का निर्माण करती है कौन? नर्मदा नदी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझें, एक पॉइंट लिखिएगा इसमें बना के कि आलिया बेट नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित, आलिया बेट नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित ज्वार नदमुखी क्षेत्र में, ज्वार नदमुखी क्षेत्र में एक ऐसा द्वीप है जो प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से, जो प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आलिया बेट जो है, ठीक है। अब आप एक चीज़ तो जान पाए कि भाई ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बना रही है, ज्वार नद बना रही है, तो उसी कारण कई द्वीपों का निर्माण हो रहा है जिसमें से एक है आलिया बेट, ठीक है जी। तो आलिया बेट किस लिए फेमस है? प्राकृतिक गैस के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। अब लिखें, नर्मदा नदी इसलिए महत्वपूर्ण नदी हो जाती है क्योंकि यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, ढाल इतना तीव्र है कि भाई अवसादों को ले ही नहीं जा पा रही है, तो जिसके कारण एस्चुरी का निर्माण हो रहा है, ज्वार नद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इसी में मेंशन कीजिएगा कि विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच, विंध्यन, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, विंध्यन और सतपुड़ा, ये सतपुड़ा रेंज है, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है कि भ्रंश घाटी में अमरकंटक से निकलते हुए नर्मदा नदी बह रही है। उसके बाद मेंशन कीजिएगा उसी भ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ये पॉइंट आप लिख चुके हैं। फिर मेंशन कीजिएगा कि घाटी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर होने पर, घाटी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर होने पर इस नदी का निकास अरब सागर में हो जाता है, इस नदी का निकास अरब सागर में हो जाता है। और इसी नदी पर एक जलप्रपात है जो आपको ध्यान रखना है, धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे, ठीक है जी, धुआंधार जलप्रपात। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं तापी नदी बेसिन की तरफ। एक नदी आपने जाना साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। अब हम लोग बात करेंगे तापी नदी की। तो अगला हेडलाइन दीजिएगा, तापी नदी बेसिन। तापी नदी बेसिन हेडलाइन दीजिएगा और इसमें हम लोग समझते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। सतपुड़ा रेंज ही हो गई, चलिए मैं इसको रहने देता हूँ अभी। तापी नदी बेसिन में आप लोग मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा आप लोग कि तापी नदी मुल्तई में सतपुड़ा पठार से निकलती है। तापी नदी सतपुड़ा रेंज से निकल रही है, मुल्तई में एक जगह है मुल्तई। तापी नदी मुल्तई में सतपुड़ा पठार से निकलती है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मुल्तई क्षेत्र है, मुल्तई से निकल रही है सतपुड़ा पठार के, जो कि एमपी के बैतूल में है, और यहीं से तापी नदी निकल रही है, ठीक है। आप लिखेंगे यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की सीमा से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। आप लोग एक मैप बना के उसमें जरूर उसको मार्क कर लीजिएगा। इसमें लिखेंगे आप लोग कि यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बार मेंशन कीजिएगा, इस नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, इस नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र से इसको अलग करता है। नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र से, यानी इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है, ये नदी नर्मदा नदी को तापी नदी से अलग कर रहा है,
तापी, ये नर्मदा, ठीक है, इनसे अलग कर रहा है। और उसके बाद मेंशन कीजिएगा, और इसे ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। तापी नदी को ट्विन ऑफ नर्मदा, ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं तापी नदी को। क्लियर है? अगर एक प्रश्न यहाँ से आ जाए, और यहाँ या आप ये लिख सकते हैं ट्विन ऑफ नर्मदा कहते हैं, या फिर इसे हैंड मेड ऑफ नर्मदा रिवर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हैंडमेड, हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर, हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर भी कहते हैं। ठीक है जी, ये तापी नदी के संदर्भ में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ब्लॉक में बना के लिख सकते हैं, ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। पहले पॉइंट लिखिएगा कि इस प्रकार गुजरात से होते हुए, इस प्रकार गुजरात से होते हुए जो नदियाँ अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें सबसे पहला आपने लिखा साबरमती, ठीक। उसके बाद ये राजस्थान के अरावली पर्वत से निकल रही है। उसके बाद माही नदी, माही नदी जो कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आ रही है। फिर लिखिएगा नर्मदा नदी, अभी आप लोगों ने पढ़ा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से आ रही है और सादौल डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। फिर लिखेंगे तापी नदी, जो भी आपने लिखा बैतूल से निकल रही है तापी नदी। तो यानी ये वो नदियां हैं जो अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर है यहाँ तक? 4 नदियाँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बार बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में गिर रही है, कौन सी खंबात की खाड़ी में गिर रही है, किसका उद्गम कहाँ से है ना, इस तरीके के प्रश्न। कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य बहती है, सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य बहती है नर्मदा नदी, है ना। उसके अगला प्रश्न कि तापी नदी को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है नर्मदा नदी से, तो वही सतपुड़ा रेंज। कैसा भी प्रश्न आ जाए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लिखिएगा आप लोग कि ये सभी नदियाँ अरब सागर में तो गिरती हैं, लेकिन इन नदियों के द्वारा डेल्टा नहीं बनता, यानी इन चारों नदियों के द्वारा डेल्टा नहीं बनता है। क्या बनता है? ज्वार नद, जिसे बोलते हैं एस्चुरी, जिसे बोलते हैं एस्चुरी। और एक इम्पॉर्टेंट आप आलिया बेट ध्यान रखेंगे, जिसका संबंध प्राकृतिक गैस भंडार से है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं तापी नदी के दक्षिण में जो नदियाँ हैं, जो पूर्वी घाट की तरफ गिरती हैं, उनके बारे में। ठीक है, अब आप लिखिएगा इसमें कि तापी नदी बेसिन के दक्षिण में, एक हेडलाइन दीजिएगा, तापी नदी बेसिन के दक्षिण में। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए, तापी नदी बेसिन के दक्षिण में अगर बात करें तो हमने उत्तरी सह्याद्री पढ़ा हुआ है, और उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो तापी नदी से लेकर गोवा की मांडवी नदी तक है। तापी नदी से लेकर गोवा की मांडवी नदी तक, जिसको हम लोग उत्तरी सह्याद्री के नाम से जान रहे हैं। याद आ रहा है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तरी सह्याद्री किसको बोल रहे हैं, कि तापी नदी बेसिन से लेकर गोवा के मांडवी नदी तक का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जा रहा है ना। और अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में सबसे पहली नदी जो है, यानी पश्चिमी घाट से निकलने वाली, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट कहलाता है, ये आप जानते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले छपोरा नदी, सबसे पहले छपोरा नदी, उसके बाद छपोरा नदी, ये क्रम ध्यान रखेंगे, है ना। छपोरा, उसके बाद मांडवी नदी, मांडवी नदी, उसके बाद जुआरी नदी। ये 3 नदियों का संबंध किससे है? उत्तरी सह्याद्री से है। तो इसमें मेंशन कीजिएगा आप लोग कि ये तीनों नदियाँ ज्वार नदमुखी क्षेत्र से बनती हैं, ज्वार नदमुखी क्षेत्र बनाती हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और जो मांडवी नदी है ये गोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है,
मांडवी नदी गोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कौन सी नदी है? पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली छपोरा, मांडवी और जुआरी। उत्तरी सह्याद्री के संदर्भ में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इन सब में सबसे लंबी नदी है मांडवी नदी, है ना। आप मेंशन कीजिएगा कि इनमें सबसे लंबी नदी जो है वो है मांडवी नदी, जो कि गोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्लियर। फिर लिखिएगा जुआरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली नंबर की नदी कौन सी हो गई? मांडवी। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी जुआरी। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मांडवी नदी से लेकर नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र को, मांडवी नदी से लेकर नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र को, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सह्याद्री। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल सह्याद्री, है ना। मांडवी नदी से लेकर नीलगिरी तक के पर्वतीय क्षेत्र को सेंट्रल सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसमें मेंशन कीजिएगा कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र आता है। ये आप जानते हैं, इस क्षेत्र में सेंट्रल सह्याद्री में मुख्य रूप से कर्नाटक वाला रीजन आ रहा है। फिर लिखिएगा कि कर्नाटक में सेंट्रल सह्याद्री से संलग्न तट को कन्नरा तट कहते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं, कन्नरा तट कहते हैं। ठीक है, इसको मैं रेस करूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। अब इसी कर्नाटक में एक आपने पढ़ा है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि बाबा बुदन पर्वत जो है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख थी, हमने यहीं पढ़ा था बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, जो कि लौह अयस्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक जलप्रपात ध्यान रखना है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। इसी में बना हुआ है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। फिर लिखिएगा इसी जोग जलप्रपात के पास पश्चिमी घाट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिमी घाट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिमी घाट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में शरावती नदी निकलती है, शरावती नदी निकलती है। इसी जोग जलप्रपात के पास। यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है? तो शरावती नदी। कहाँ है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जिसकी ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, उसी क्षेत्र से इसका संबंध है। क्लियर है? जोग जलप्रपात कई बार परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। फिर लिखिएगा कर्नाटक का पठार दक्षिण में एक ऐसा क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार। अब जरा एक चीज़ समझे इसमें कि कर्नाटक के पठार का संबंध किस किस से है। कर्नाटक का जो पठार है, एक तो कर्नाटक से इसका संबंध है, तमिलनाडु से इसका संबंध है और केरल से इसका संबंध है ना। तो आप लिखेंगे कि कर्नाटक का पठार दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यानी एक ऐसा क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से, जो खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं, और यहाँ लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं, लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। कहाँ? इस कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में। तो जब हम लोग खनिज संसाधन टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहेगा। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा
कि शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, शरावती नदी पर, इसी शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ किया गया है और इसके कारण यहाँ पर ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन किया गया है और इस क्षेत्र का संबंध भद्रावती से, यहाँ पे भद्रावती क्षेत्र है, वहाँ से इसका संबंध हो रहा है। और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया है। कौन सा? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उत्पादन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया। ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर अब आपसे पूछ ले कि शरावती नदी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यह एक ऐसी नदी है जिसका संबंध भारत के दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग जलप्रपात से है, तो पहला ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कई बार प्रश्न में जोग जलप्रपात दिया होता है, लेकिन ये जो पहला वाला है इसका नाम नहीं होता है। लेकिन कई बार बच्चों के साथ धोखा हुआ है, ये नाम दे दिया गया है तो बच्चों ने जोग जलप्रपात ही लगा दिया है। भाई ये तो दूसरा सबसे ऊंचा है, तो पहला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस नदी का महत्व तो इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कहीं ना कहीं शरावती नदी जो है, इसी नदी पे महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है ना, और इसके शुरू करने के कारण लौह इस्पात उद्योग भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। तो दो महत्वपूर्ण कारण आप लोग यहाँ पे इसके संदर्भ में ध्यान रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करें केरल के मालाबार तट की, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार घाट बोलते हैं, यानी यहाँ तक का रीजन मालाबार कहलाता है। इसमें आप लोग एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा केरल के मालाबार तट में। यहाँ पे आप लोग एक झील देखेंगे जिसका नाम है वेम्बनाथ झील। क्या नाम है? वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील, ठीक है। अब इसमें मेंशन कीजिएगा आप लोग सबसे पहला पॉइंट वेम्बनाथ झील के संदर्भ में कि ये ताजे और खारे पानी यानी ताजे और खारे जल का मिश्रण है। वेम्बनाथ झील जो है वो ताजे और खारे जल का मिश्रण है, वेम्बनाथ झील, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करें आप लोग कि इसका जो तट है जो समुद्री भाग से संलग्न है, समुद्री भाग से संलग्न तट है, समुद्री भाग से संलग्न तट है किसका? वेम्बनाथ झील का। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसी में कि यह एक प्रकार की लैगून झील है, यह एक प्रकार की लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है। और यहाँ पे जो लैगून झील होती है पानी बिल्कुल साफ़ होता है, क्रिस्टल क्लियर, आप लोग नीचे तक उसकी गहराई को देख सकते हैं लैगून झील का जो निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे वेम्बनाथ झील जो कि कोची और एर्नाकुलम में अवस्थित है। कोची और एर्नाकुलम, ये जो वेम्बनाथ झील है ये कोची और एर्नाकुलम में अवस्थित है और यहीं से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिस नदी का नाम है पेरियार नदी। केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी पेरियार नदी का उद्गम वेम्बनाथ झील से, तो मेंशन कर लीजिएगा पेरियार नदी। ठीक है जी, तो पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? वेम्बनाथ झील से। अब इसमें लिखेंगे कि पेरियार नदी कोची और एर्नाकुलम से होते हुए
पेरियार नदी कोची और एर्नाकुलम से होते हुए वेम्बनाड झील में समाप्त हो जाती है। वेम्बनाड झील में ये समाप्त हो रही है, ठीक है। फिर लिखेंगे केरल की यह एक लैगून झील, केरल की इस लैगून झील को बैक वाटर भी कहते हैं। केरल की इस वेम्बनाड झील को बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है, बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। और पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है, लाइफ लाइन ऑफ केरला। लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से किसको जाना जा रहा है? पेरियार नदी से, पेरियार नदी को। और इसी नदी पर इडुक्की परियोजना का निर्माण किया गया है, इसी नदी पर इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना का निर्माण किया गया। कई बार ये प्रश्न आता है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पे बनी है, तो केरल के पेरियार नदी पे बनी हुई है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा आप लोग इसमें कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा। पहली लंबी नदी पेरियार हो गई, दूसरी लंबी नदी है भरतपुजा। भरतपुजा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा, और भरतपुजा को नीला या पूर्णा नदी भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? नीला या पूर्णा नदी, पूर्णा नदी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा, जिसको नीला और पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण केरल की अगर बात करें, केरल में जो दक्षिणी क्षेत्र है केरल का, वहाँ की ये महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अब एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा इसमें कि पेरियार और भरतपुजा ये दोनों नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिम से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और इनका मुहाना मालाबार तट पे है, इनका मुहाना मालाबार तट पे है। लेकिन ये नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, जहाँ पे आप लोगों ने भारत की समस्त नदियों के बारे में चर्चा करी, चर्चा को समझा अपने डिटेल में। और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं है। बस आपको एक काम यही करना है कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको निरंतर रूप में आपको बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको टॉपिक के दौरान रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपकी हमारी मुलाकात होगी, जहाँ पे हम लोग पर्वत पठार के बारे में जान चुके हैं, नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब कुछ यहाँ की जैव विविधता के बारे में बात करेंगे, जहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, जहाँ पे हम लोग झीलों के बारे में जान पाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जान पाएंगे। यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन इन टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड हमें जानना होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमारी टीम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।